एवरीवन, आज हम क्वांटम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये हमारा हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस किया था, मतलब स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई किया था हाइड्रोजन एटम पर। वहां से हमने उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था और उस वेव फंक्शन में आपके दो पार्ट्स थे, दो नहीं वैसे तो तीन पार्ट्स थे, बट बेसिक वे में अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज रेडियल एंड अदर इज एंगुलर। मतलब जो हमने वेव फंक्शन साई कैलकुलेट किया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। हमारा रेडियल वेव फंक्शन था और साथ में मल्टीप्लिकेशन थी आपकी एंगुलर वेव फंक्शन की। एंगुलर वेव फंक्शन, तो एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन, लास्ट क्लास में हमने रेडियल वेव फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। रेडियल वेव फंक्शन से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। और क्या डिस्कशन किया था उसमें, मतलब क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअली में हमें मिली थी, तो वहां पर हमने डिफरेंट सब्सटेंस के लिए रेडियल वेव फंक्शन अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट कर ली थी। कि हमने जैसे ये कहा कि रेडियल आर टाइप का जो भी वेव फंक्शन है जिसमें कि हमारे दो क्वांटम नंबर यूज होते थे, कौन कौन से, n क्वांटम नंबर और l क्वांटम नंबर। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक बार एजिमुथल ये क्वांटम नंबर्स की ही बात कर लेते हैं क्योंकि आज फिर से हमारे यूज होने वाले हैं। n आपके क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के आपके होंगे। कौन से 4 टाइप होती है आपकी? फर्स्ट वन इज n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज l एजिमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नेक्स्ट इज s विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ n जो है वो हमारे नंबर ऑफ शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। n किसके बारे में बताएगा कि किस शेल की आप बात कर रहे हो। L आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, कौन से सबशेल की आप बात कर रहे हो। और M आपके सामने इंफॉर्मेशन देता है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन देता है कौन से ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हो। और S आपको स्पिन के बारे में बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पिन के साथ, हमारा क्लॉकवाइज स्पिन के साथ या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। और क्लॉकवाइज स्पिन को हम +½ वैल्यू देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -½ तो प्रिंसिपल फर्स्ट इज ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसा आपका मतलब लास्ट जो है आपका वो स्पिन क्वांटम नंबर। अभी हमें इन तीन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज्यादा जरूरी है जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ शेल के बारे में बात करेगा, l सबशेल के बारे में बात करेगा। और लास्ट लेक्चर में हमने इन्हीं दो क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं और हमारा सबशेल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया था n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 और इस तरह से अप टू सो ऑन। l जो है हमारा कंप्लीटली n पर डिपेंडेंट होता है और l की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 to n-1। फिर उसके बाद अगर आज हमने डिस्कस करना है, ये थर्ड भी सुन लो अभी आएगा आगे, तो हमने थर्ड ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी बात करनी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो अगर आपके पास सिर्फ n वैल्यू है वहां से आप उसकी l वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और l वैल्यू से आप m वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में आपने n और l को डिस्कस किया था, वहां से अगर आपके पास n वैल्यू है तो वहां से आप l वैल्यू को की मतलब वैल्यू कैलकुलेट करके, और ये हमने डिस्कस कर लिया था रेडियल वेव फंक्शन को। और रेडियल वेव फंक्शन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, हमें दो इंफॉर्मेशन मिली थी रेडियल वेव फंक्शन से। फर्स्ट वन इज रेडियल वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन कर रहा था, रेडियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेडियली डिफाइन कर रहा था। और हमने साथ के साथ नंबर ऑफ नोड्स की भी बात की थी, नंबर ऑफ नोड्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली थी रेडियल वेव फंक्शन से। अब हमें एंगुलर वेव फंक्शन को की हेल्प से शेप ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं हम कि एंगुलर वेव फंक्शन की
की हेल्प से शेप ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि एंगुलर वे में ही हमारी शेप्स, अगर हमारी शेप्स की बात की जाती है तो हमें एंगुलर वेव फंक्शंस का या एंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही हम किसी भी उसकी ऑर्बिटल की या फिर आपके किसी भी सब्सटेंस, वैसे जनरली भी अगर आपको शेप कैलकुलेट करनी है तो उसके एंगुलर वे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो हमने रेडियल वेव फंक्शन की बात कर ली थी लास्ट क्लास में, जो हमें इंफॉर्मेशन इसने देनी थी वो दे दी। वह अब रेडियली तो हमने देख ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब हमें एंगुलर वे में देखना है मतलब उसकी किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर किस शेप में के ऑर्बिटल्स के अंदर वो प्रेजेंट होती है, वो चीज हमें कौन बताएगा? एंगुलर वेव फंक्शन। और एंगुलर वेव फंक्शन में भी जब आपने हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस किया था वहां हमने देखा था एंगुलर वेव फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक आपका थीटा फंक्शन होता है, एक आपका फाई फंक्शन होता है। तो एंगुलर के पार्ट दो है, रेडियल के सिंगल ही पार्ट था। तो आज हमें डिस्कस करना है एंगुलर वेव फंक्शन को। रेडियल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको जस्ट हम आर की फॉर्म में लिख के चलेंगे। इसकी वैल्यू को हमें बार बार लिखने की, कंप्लीट वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेव फंक्शन है। इन्हीं के बेसिस पर हम अपनी आज की स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं वेव फंक्शन। आपको पता है कि दो तरह के फंक्शंस रखता है, रेडियल और एंगुलर, और एंगुलर में भी आपके दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर हम कंप्लीट वेव फंक्शन की बात करें, अभी मैंने आपको कहा कि हम रेडियल को कंप्लीट लिख के नहीं चलेंगे, रेडियल की कंप्लीट वैल्यू नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ सिर्फ आर सफिक्स में एनएल लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें दो क्वांटम नंबर एन और एल यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम थीटा और फाई की बात करें, थीटा और फाई की वैल्यू अभी लिखेंगे, चलो लिख के सेपरेटली दिखा देती हूँ आपको। थीटा की अगर हम बात करें, थीटा टाइप का जो फंक्शन होगा वो थीटा टाइप का फंक्शन हमारे फिर से दो क्वांटम नंबर यूज करता है, एल और एम। एल क्वांटम नंबर मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इन्वॉल्व करता है। और फाई फंक्शन जो आपका है, जो कि दोनों ही हमारे क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन के पार्ट हैं। तो फाई वेव फंक्शन जो आपका है वो एक और क्वांटम नंबर को यूज करता है, विच इज एम। सॉरी, ये सिर्फ एक क्वांटम नंबर को यूज करता है, वो सिर्फ एम क्वांटम नंबर को यूज करेगा। अब इन दोनों की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी कैलकुलेट होके, 2l + 1/2 l माइनस मोड m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l प्लस मोड m फैक्टोरियल की पावर 1/2 pl मोड m cos थीटा विच इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ये तो थी हमारी थीटा की वैल्यू, और अगर फाई की वैल्यू की बात करें तो वो क्या आई थी, 1/√2 पाई e रेज़ टू पावर आयोटा m फाई। ये हमारी वैल्यू आई थी माइनस आयोटा m फाई। तो ये थी हमारी फाई की वैल्यू और ये थी हमारी थीटा की वैल्यू। और जिसको भी नहीं पता है कि ये वैल्यूज हमारी कहाँ से आई हैं, तो मेरा लास्ट टू लास्ट लेक्चर है वो आप कंप्लीट देखिए, वहां से आपको पता चलेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप इनकी वैल्यूज हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब इन वैल्यूज को जस्ट हमने यहाँ पर रखना है और डिफरेंट एल और एम वैल्यूज के लिए इनको सॉल्व करना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, जब रेडियल वेव फंक्शन कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने डिफरेंट एन और एल वैल्यूज की थी। वहां पर हमने एन की वैल्यू को 1 पुट किया, एल की वैल्यू को 0 पुट किया, एन की वैल्यू को 2 पुट किया, एल की वैल्यू को हमने 0 भी पुट किया था और 1 भी पुट किया था। ये आपने अभी जैसे देखा था कि भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, 0 to n-1, उस फॉर्मूला से हमारे पॉसिबल एल वैल्यूज हमने सॉल्व की थी और उनके लिए उनकी शेप्स भी देखी थी, शेप कह रही हूँ सॉरी, ग्राफिकली हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हमने इनको एक्सप्लेन किया था रेडियली। अब हमें एंगुलर वेव फंक्शन को की हेल्प से अब इनकी शेप्स के बारे में बात करना है, इनकी 1s की, 2s की, 2p की, इनकी शेप के बारे में बात करना है। मतलब सबसे पहले अगर बात करें, हम पहले सिंपल ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि s ऑर्बिटल, p, d, f, मतलब s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में हम बात करेंगे। इसकी शेप्स कौन कौन सी, इसके ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, px,
पी वाई और पी जेड, इसी तरह से इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें इसकी तो शेप डिस्कस नहीं करनी है, ना ही हमने कभी की है 11th 12th वगैरह में, या आपके हायर लेवल्स पर ही आ जाती है। ये हमें इसकी शेप डिस्कस नहीं करनी है, हमें पी और डी, एस पी डी मतलब इन तीनों की शेप्स को डिस्कस करना है, इनके ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करना है। बाकी हम इसको 1 by 1 स्टेप वाइज करते चलेंगे। अब देखिए कैसे करना है। हमारे पास एंगुलर वेव फंक्शन के जो 2 पार्ट है थीटा और फाई, इनकी वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज हमें इस वेव फंक्शन साई में पुट करनी है। पुट करने के बाद डिफरेंट एल और एम वैल्यू, क्योंकि ये तो सिर्फ कौन सी क्वांटम नंबर को यूज कर रहा है, एल और एम क्वांटम नंबर को यूज कर रहा है ना, तो इन्हीं क्वांटम नंबर्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें इनको सॉल्व करना है। तो अब हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2l प्लस 1/2 l माइनस मोड m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l प्लस मोड m फैक्टोरियल की पावर पावर 1/2 और साथ में आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल मोड m कोस थीटा इनटू फाई फंक्शन। तो फाई फंक्शन हमारा क्या है 1/√2 पाई 1 अपॉन, ये आगे लिख रही हूं 1/√2 पाई, यहां लिख दिया हमने, और साथ में e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा m5। ये आपका कंप्लीट वेव फंक्शन है जिसमें कि हमने रेडियली इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, रेडियली हम सॉल्व कर चुके हैं। हमें अब इसका एंगुलर वे में रिप्रेजेंटेशन देखना है कि एंगुलर वे में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑर्बिटल्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एस अगर ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल की, तो आपको पता है एस के लिए हमारी एल वैल्यू क्या होती है 0। एल वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलो एल वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये पॉसिबल है। अगर मेरी एल वैल्यू 0 है इसका मतलब हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं। अगर मेरी एल वैल्यू 1 है तो हम पी की बात कर रहे हैं, 2 है तो हम डी की बात कर रहे हैं, और 3 है तो हम एफ की बात कर रहे हैं, और 4 है तो हम जी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ तक ही स्टडी करते हैं और अभी के लिए हमने सिर्फ इन 3 की ही शेप्स के बारे में बात करना है, एस का, पी की और डी की शेप्स के बारे में। इसका मतलब एल वैल्यू तो मेरी हो गई फिक्स कि भाई एल वैल्यू मुझे एक बार 0 लेनी है, एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है। एल वैल्यू 0 के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, 1 के लिए सॉल्व करना है और 2 के लिए सॉल्व करना है। 1 by 1 अभी करेंगे। तो देखिए जब हम एल वैल्यू लेंगे 0, एल वैल्यू जब हम लेंगे 0, मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो m वैल्यू हमारी क्या क्या पॉसिबल है 0, 2, -0 to +0 इंक्लूडिंग 0 मतलब 0। सिर्फ हमारे यही 2 वैल्यूज पॉसिबल है, L0 और m भी 0, इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की, हेडिंग बनानी चाहिए थी यहीं पर, यहाँ लिख रही हूँ अभी s ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम शेप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें l वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी और m वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। देखो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, या ये वाली चीज तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकती हूँ, इसके लिए अगर मैं लिख रही हूँ तो साई इज इक्वल टू आर एन मैंने फिक्स नहीं किया है कि मैं कौन से शेल की बात कर रही हूँ, बट मेरी एल फिक्स है क्योंकि मुझे पता है मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, तो मेरी एल 0 होगी। तो इंटू 1/√2 पाई 2, यहां पर 0 पुट करोगे, यहां भी 0 पुट करोगे और यहां भी 0 पुट करोगे और इसमें भी 0 पुट करोगे। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ना तो मेरा थीटा बचेगा ना ही मेरा फाई बचेगा। इसको इन सभी को ना हमें पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका टॉपिक जस्ट स्टार्ट हो रहा है। आप देखना अभी ये टॉपिक आपका बहुत लेंथी होने वाला है। तो इसके लिए हम जस्ट एक जनरल सी बात कर लेते हैं कि जब हम एल की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये बाकी तो सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन रह गया ना, उसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमारा कंसर्न होना चाहिए
थीटा क्या आ रहा है और फाई क्या आ रहा है। थीटा और फाई के बेसिस पर ही तो शेप की बात करेंगे ना। तो यहाँ पर हम शेप्स की जो बात कर रहे हैं, शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल, तो शेप की बात अगर आप कर रहे हो तो शेप पूरी तरह से डिपेंड किस पे करता है, या तो थीटा पे या फाई पे। तो हमारा कंसर्न अभी से ही देखना स्टार्ट कर दो, जब आप एस की बात कर रहे हो या पी की या इसकी डी की बात करोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा पर ध्यान देना है और फाई पर ध्यान देना है। ये बाकी की सारी तो कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, अगर कुछ टर्म रख भी रहा है तो कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये हमारे ग्राफ की जस्ट ब्रॉडनेस इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, या फिर उसकी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगी या डिक्रीज करेंगी। हमारा मेन कंसर्न कि क्या शेप आने वाली है वो थीटा और फाई पर डिपेंडेंट है। तो थीटा और फाई पे अगर हम देखते हैं तो L0 पुट करो, L0 पुट करोगे या M0 पुट करोगे तो ये फंक्शन हमारा ओवरऑल वैल्यू देता है 1। और जब यहाँ पर भी आप 0 पुट करोगे m की जगह तो ये भी हमारी वैल्यू देगा 1। तो यहाँ ये वाले टर्म को भी जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, हमारी थीटा और फाई पर डिपेंडेंट वैल्यू तो नहीं आएगी। और ये आर तो ऑलरेडी हमारा रेडियल ही पार्ट है, इसमें तो थीटा फाई है ही नहीं, तो यहाँ से भी हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है और यहाँ से भी हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब इस एस ऑर्बिटल की अगर आप शेप की बात करते हो तो वहां पर कोई भी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू नहीं आ रही है, एंगुलर कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑर्बिटल है अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस में, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं ये 3 कोऑर्डिनेट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके पास कोई थीटा और फाई वैल्यूज नहीं है, और थीटा फाई वैल्यूज नहीं है तो हम इसको 2 कोऑर्डिनेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेट्स में ही अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो अगर मैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, चाहे वो एक्स वाई जेड जो भी एक्सिस है आपकी, जिस भी एक्सिस के अलोंग आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप जो हमें मिलने वाली है वो शेप हमारी हर तरफ से सिमेट्रिकल मिलेगी। अगर हर तरफ से सिमेट्रिकल मिलेगी तो इसका मतलब उसकी शेप कैसी हो सकती है? स्फेरिकल शेप हो सकती है। तो इस यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारे एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। हमने किस वजह से कहा स्फेरिकल शेप होगी? क्योंकि इसमें ना थीटा है ना इसमें फाई है, और थीटा और फाई दोनों ही वैल्यूज नहीं है। दैट मीन्स कोई एंगुलर चेंज इसमें नहीं आएगा, और एंगुलर चेंज नहीं आएगा तो ये हमें एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल देगा, और सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हमारा हर तरफ से सिमेट्रिकल होगा। अगर हर तरफ से सिमेट्रिकल होगा तो वो शेप हमारी कैसी होगी? स्फेरिकल शेप हो गई। इसका मतलब हमारा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसी में ही मतलब एस ऑर्बिटल की ही, अगर मैं नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं, नंबर ऑफ नोड्स अगर हम कैलकुलेट करें, हमने लास्ट लेक्चर में भी कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट करते हैं? n माइनस एल माइनस 1। अगर मैं बात कर रही हूं मेरा एस ऑर्बिटल किसकी उसमें हो सकता है शेल में, 1s में भी, 2s में भी, 3s में भी, 4s में भी, 5s में भी, 6s में भी, सभी में s तो सभी में आता है ना। अगर सभी में आता है तो अगर हम नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो यहाँ मैं n माइनस एल माइनस 1 से l तो मेरा क्या है अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 0, सिर्फ वेरी कौन करेगा? n। तो अगर हम n वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट मीन्स 0s 1s की अगर आप बात करते हो तो कोई नोड नहीं है, हम साथ साथ रिप्रेजेंट करते चलते हैं। अगर आप 1s की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है तो वो हमारा सिंपल स्फेरिकल शेप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से एक स्फेरिकल शेल मिलेगा हमें, और स्फेरिकल शेप मिलेगी हमें। ये हो गया आपका 1s। अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s मेरा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए मुझे नंबर ऑफ नोड्स चेक करनी पड़ेंगी, और नंबर ऑफ नोड्स वही 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट मीन्स 1 आपका आ रहा है। तो 1 अगर वैल्यू है तो उसका मतलब हमारी 1 नोड है, और 1 नोड है। नोड मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी, क्या होती है नोड का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये मेरा 2s है, ये मेरा
2s है, तो उसे बीच में न्यूक्लियस से लेके, ये चीज न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ध्यान रखना। जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो मेरा न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको तो न्यूक्लियस से लेके 1s तक कोई भी नोड नहीं मिली, कोई भी स्पेस ऐसा नहीं मिला जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, बट इसको हमारे पास एक प्लेस मिला है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये हमारा 1 नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 नोड अगर है तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी। उसके बाद जब हम 3s की बात करेंगे तो उसमें नोड आ जाएंगी आपकी 2, क्योंकि 3 -0 -1 तो 2 नोड आ जाएंगी। तो 2 नोड अगर होंगी तो उसके लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, एक ये, दूसरी नोड ये, और तीसरा हमारा जो 3s ऑर्बिटल है वो। ये दोनों तो हमारी हो गई नोड्स, और ये हमारा है 3s। समझ आया? यहां पर ये तो हमारी एक्सिस, ये मेरी फर्स्ट नोड, ये मेरी सेकंड नोड, और ये हमारा 3s ऑर्बिटल। अगर मैं 3s ऑर्बिटल की बात कर रही हूं तो मेरी 3s ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। तो ये हमारे 1s 2s 3s। अगर आप 4s की बात करोगे तो वहां पर आपकी नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, और उसके लिए आप एक और स्फीयर ड्रॉ करोगे, और वो ये भी फिर हमारा नोड का काम कर जाएगा, और 4s हमारा कहीं बाहर एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ आया? तो s ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल की शेप डिस्कस करने के लिए आपको वही आपका साई वैल्यू कंप्लीट पता होना चाहिए, जिसमें कि r भी इन्वॉल्व है, थीटा भी इन्वॉल्व है और फाई भी इन्वॉल्व है। उसके पास 3 तरह के हमारे ये क्या नाम है, क्वांटम नंबर यूज हो रहे हैं, और उन तीनों क्वांटम नंबर में हम डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं। अभी हमने l की वैल्यू 0 ली थी, तो l की वैल्यू 0 लेने से हमें शेप ऑफ s ऑर्बिटल पता चला। अब अगर मैं l की वैल्यू, पहले शेप ऑफ p ऑर्बिटल लिख लेते हैं, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल के लिए मेरी l की वैल्यू क्या रहेगी, l इज इक्वल टू 1, और अगर मैं l इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो मेरी m की वैल्यू क्या आएंगी, m की वैल्यू हमारी आएंगी -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो इसका मतलब -1 2 + 1, इसका मतलब मेरा 0 भी आएगा और +1 भी आएगा। तो मेरी 3 वैल्यूज आ गई m की। इसका मतलब अगर मेरा L1 होगा तो मेरा m एक बार 0 होगा। सिमिलरली L1 होगा तो मेरा m +1 भी पॉसिबल है, L1 होगा तो मेरा m -1 भी पॉसिबल है। तो ये मेरे पेयर बनेंगे, ये मेरी इस तरह से ऑर्बिटल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और जब मैं इन डिफरेंट L और m वैल्यूज के लिए सही कंप्लीट साई वेव फंक्शन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है डायरेक्ट वो रिजल्ट आपके सामने लिख रही हूँ। आपको मैं फिर से कह रही हूँ पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करना। रिजल्ट वैल्यू हुई हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो साई वैल्यू अगर मैं किसके लिए पहले कैलकुलेट कर रही हूँ, L1 M0 के लिए। हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहला पेयर जो है हमारा 1 और 0 का, हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 टाइप की वैल्यू आएगी। ये जस्ट आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए है ताकि आप आगे इक्वेशन को सॉल्व करने लगोगे ना तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो M0 क्योंकि वैरी कौन कर रहे हैं यहाँ पर, M ही। L तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, L तो आपका फिक्स हो गया। तो 0 वाली टाइम के लिए हमारा साई फंक्शन विच इज LM से रिप्रेजेंट करना है तो 1 0 जो कि आपका इक्वल आएगा RR। वहां पर L मेरा फिक्स नहीं है बट L मेरा फिक्स है तो 1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अब थीटा और फाई वाली। तो जब उसको सॉल्व करोगे थीटा और फाई का जो हमने अभी रिजल्ट लिखा था उनमें L और M वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा रूट ये 1 और ये मेरा रूट 3/4 कोस थीटा रूट 3/2 कोस थीटा 1/√2 पाई। ये रिजल्ट आएगा आपका जब आप m
वैल्यू 0 और l वैल्यू 1 रखोगे। फिर इसके बाद हमें क्या रखना है, l वैल्यू 1 और m वैल्यू +1। +1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें -1 वैल्यूज भी पुट करनी है। तो हमारा +1 के लिए हमारा क्या रिजल्ट आएगा, साई +1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर ना कोई ये मीनिंग मत मान के चल लेना कि भाई ये 0 या +1 हमेशा ही ऐसा कुछ रहने वाला है। यहाँ जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और सिर्फ इसी केस के लिए, अदरवाइज हम इनको सिर्फ साई फंक्शन लिख के चलते हैं। तो यहाँ जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये 0 वाली वैल्यू है, ये हमारी +1 वाली वैल्यू है। तो यहाँ आपका आ गया +1 इज इक्वल टू, सॉल्व होके आने वाला है r n 1, वही l तो 1 ही रहेगा हमारा, √3/4 साइन थीटा इंटू 1/√2π और e⁻⁵ सिमिलरली अब आप करोगे 1 l वैल्यू 1 और m वैल्यू -1 के लिए सॉल्व, तो -1 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साई -1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, r n1 √3/4 साइन थीटा 1/√2π e⁻⁵ तीन ही वैल्यूज थी हमारी, तीनों सॉल्व हो चुकी हैं। सॉल्व क्या, हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखे हैं, 0 के लिए, +1 के लिए और -1 के लिए। तो जब ये वैल्यूज हम पुट कर मतलब इनको सॉल्व करने के बाद अब हमने क्या चीज ऑब्जर्व की है, देखो यहां से देखो ये सारा का सारा हमारा पार्ट यही तो है एंगुलर, ये तो हमारा रेडियल चल रहा है साथ में, बट ये ओवरऑल शेप को डिसाइड करने में हमारा रेडियल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हमें रेडियल पार्ट को लिख के चलना पड़ रहा है साथ में। अदरवाइज जैसे हमने रेडियल वेव फंक्शन सॉल्व किया था, हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते थे एंगुलर वेव फंक्शन को भी, बट हमें कंप्लीट शेप बनानी है किसी भी ऑर्बिटल की, तो कंप्लीट शेप जो है उसमें रेडियल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है और आपका एंगुलर पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर रेडियल पार्ट तो हो गया सॉल्व। इसके बाद जब हम एंगुलर पार्ट में देख रहे हैं, ये तो हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो है वो रियल है, कैसा है, रियल है, बट ये जो है पार्ट हमारा, ये आयोटा की प्रेजेंस की वजह से और इसमें भी आयोटा की प्रेजेंस की वजह से ये दोनों पार्ट्स हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हमारा रियल पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड वन इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स को अब हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, शेप का पता करना, और शेप पता करने के लिए हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बट हमारे इमेजिनरी पार्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इनको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। ये फंक्शन दोनों हमारे एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। सिर्फ एक्सेप्टेबल फंक्शन आपका कौन सा होगा, ये फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल फंक्शन होगा, अदरवाइज ये दोनों फंक्शन हमारे एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं होंगे। अगर ये दोनों हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमें इनको बनाना पड़ेगा एक्सेप्टेबल फंक्शन, क्योंकि हमारा ये तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन करेगा ना, ये सिर्फ एक ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन करेगा, हमें बाकी के दो ऑर्बिटल्स की शेप भी चाहिए। तो उसके लिए इन फंक्शंस को जो कि एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है, इनको एक्सेप्टेबल फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का, इन इमेजिनरी फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम इन दोनों फंक्शंस को इमेजिनरी फंक्शन से रियल फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो फंक्शंस हमारे एक्सेप्टेबल फंक्शंस बन जाएंगे। और एक्सेप्टेबल फंक्शंस बनने के बाद जो भी हमारी इक्वेशन आएगी, जो भी हमारी मैथमेटिकल रिलेशन आने वाली है, उसकी हेल्प से हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम उनकी शेप को कंफर्म कर लेंगे कि क्या शेप रखने वाले हैं ये दोनों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी लीनियर कॉम्बिनेशंस करने हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस के बाद ये तो हमारा है ही ऑलरेडी रियल पार्ट, तो ये भी हमारे रियल पार्ट्स हो जाएंगे। इन दोनों रियल पार्ट्स मतलब तीनों ही रियल पार्ट्स के लिए फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। उसके लिए एक सेकेंड, लीनियर कॉम्बिनेशन पहले हम इनका करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन करते ही फिर ये हमारे इमेजिनरी से रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिख रही हूँ।
देंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है, जस्ट कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारे उनको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा √3/4 पाई कोस थीटा। तो इसका मतलब मेरा जीरो वाला फंक्शन के लिए क्या रिजल्ट है मेरा, √3/4 पाई कोस थीटा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रही हूं, √3/4 पाई कोस थीटा। अब इनको हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से इमेजिनरी से रियल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है उस लीनियर कॉम्बिनेशन को। बताती हूँ अभी क्यों कर रहे हैं हम। लीनियर कॉम्बिनेशन वैसे तो क्या होता है, एक बार इन दोनों को फंक्शंस को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये होता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। बट इसको हम 1/√2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं साथ में, 1/√2 ऑफ +1 फंक्शन, ये वाला फंक्शन, प्लस -1 फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके और 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है। ये करते ही हमारे पास एक नया फंक्शन आएगा जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, वो हमारा रियल पार्ट होगा। तो इसके लिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में 1/√2 से मल्टीप्लाई ही करना है, किसको, +1 को -1 को। मतलब एक बार इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देना है, एक बार इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है एक दूसरे में से, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जो भी रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाले फंक्शन को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास नए फंक्शंस आ जाएंगे विच वन इज रियल। तो आप इसके लिए हम देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं फर्स्ट वाला लीनियर कॉम्बिनेशन का ऑपरेशन लगा रही हूं। तो फर्स्ट वन जब मैं लगाऊंगी, इसको और इसको, इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो √3/4 sin थीटा 1/√2 पाई और √3/4 sin थीटा 1/√2 पाई, सिर्फ ये वाली टर्म्स बोल रही हूं मैं, ये दोनों ही फैक्टर्स में है, तो ये हमारे कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन आने के बाद √3/4 sin थीटा और 1/√2 पाई, ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद अंदर क्या बचेगा हमारा, e⁻⁴ प्लस आयोटा फाई प्लस e⁻⁴ प्लस e⁻⁻ माइनस आयोटा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴ अब ये बचा, और साथ में आपने 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये 1/√2 और एक ये वाला 1/√2 जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था वो, और ये वाला √2। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, और हम यहाँ से इसको रब करेंगे, सिर्फ पाई बचा और ये बचा मेरा 2, इसके इक्वल आया। सेम ऑपरेशन हम यहाँ भी लगा लेते हैं, बस नेगेटिव इसमें आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों ही टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पर भी सेम वही फर्स्ट वाली 3 टर्म्स तो हमारी कॉमन आ जाएंगी। तो कॉमन आने के बाद √3/4 पाई में साथ में यहाँ लिख रही हूँ, जो ये पाई बचने वाला है इसका भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन साथ में है, sin थीटा इंटू e⁻⁴ माइनस e⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2। वही सेम चीज 1/√2 ये वाला और 1/√2 जो इनमें कॉमन आने वाला है, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2 बच जाएगा हमारे पास। और हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन में अभी भी हमारे पास तो आयोटा है, ये तो रियल पार्ट में तो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है पर जिसकी हेल्प से हम इन दोनों को इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो क्या है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देखिए, e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴/2 आप लोगों ने मैथ्स में इक्वेशन करी हुई है, रिलेशन करी हुई है, ये आपका इक्वल होता है cos φ के।
किसके इक्वल होगा? cos फाई के। क्या रिलेशन पढ़ा करते थे हम? e रेज़ टू पावर आयोटा x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा x बाय 2 इज इक्वल टू cos x के हुआ करता था। यहाँ पर x की जगह क्या है? फाई, तो ये हमारा cos फाई के इक्वल आ गया। इसी तरह से सिमिलर रिलेशन थी e रेज़ टू पावर आयोटा फाई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा फाई बाय 2, वो हमारा इक्वल होता था साइन फाई के। किसके इक्वल होता था? साइन फाई के। इसमें तो नहीं है इमेजिनरी पार्ट। हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन बना रहा था? ये आयोटा ही बना रहा था ना। तो आयोटा के फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो गए हैं कोस फाई और साइन फाई। तो अब ये रिलेशन हमारी क्या नहीं बचेगी? इमेजिनरी नहीं बचेगी। अब हम ये इक्वेशन हमारी रियल हो जाएगी। और अगर ये रियल हो जाती है तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या बच रहा है? आप देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट वाली के फॉर्म में तो आ जाएगा √3/4 पाई साइन थीटा कोस फाई। ये किसकी वैल्यू है? लीनियर कॉम्बिनेशन +1 प्लस -1, ये तो है इसकी वैल्यू। और अगर मैं 1/√2 सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन लिखती हूँ +1 -1, इनकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? √3/4 पाई साइन थीटा साइन फाई, ये इसके इक्वल आ गई। पहले ये मतलब हमारी जो इमेजिनरी पार्ट्स थे वो आयोटा को मतलब अपने अंदर कंटेन कर रहे थे। इसी की वजह से हमारा ये एक एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं था, क्योंकि इनको हम ग्राफिकली विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। बट अगर हमारा ये इमेजिनरी पार्ट्स को हमने रियल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये दोनों फंक्शंस, अब कोई दो नए फंक्शंस बन गए हैं। ये दोनों नए फंक्शंस, हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस हमारी रियल इक्वेशंस हैं और ये हमारी एक्सेप्टेबल इक्वेशंस हैं। तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास थी, और वो क्या थी आपकी? साई 0 वाला फंक्शन जो था √3/4 कोस थीटा, ये था ना √3/4 पाई, √3/4 पाई कोस थीटा। हमारे पास एक तो ये फंक्शन हुआ या ये इक्वेशन हुई, या दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, जो कि तीनों अब हमारी रियल इक्वेशंस हैं। अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हम इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके पास साइन थीटा कोस फाई दो एंगुलर टर्म है, इसके पास भी साइन थीटा कोस फाई साइन फाई दो एंगुलर टर्म्स हैं, इसके पास चलो एक टर्म है, बट हम इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो आपके हैं उनके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट वो करेंगे कैसे? हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम पहले हमने देखो जब हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट कर रहे थे ना, तब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारी इक्वेशन थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट उसमें हमने कहा हमें तो पोलर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन है वो एंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एटम तो 3D में एग्जिस्ट करता है और वहां पर एंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, मतलब एंगुलर मोशन भी एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से हमने कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई और जेड को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि आपके आर, थीटा और साई थे। अब आपके पास थीटा और साई है, इनको हमें कार्टेशियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम उन्हीं इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। क्या इक्वेशन थी वो? एक्स आपका इक्वल होता था आर साइन थीटा साइन फाई के, साइन थीटा साइन फाई के। वाई आपका इक्वल होता था आर साइन थीटा कोस एक्स आपका इक्वल होता था कोस फाई के, साइन थीटा कोस फाई, और y आपका इक्वल होता था आर साइन थीटा साइन फाई के, और z आपका इक्वल होता था आर कोस थीटा के। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को हमें यहां से मतलब इनकी फॉर्म में इक्वेशंस को लेके आना है। इनकी फॉर्म में हमें एक्स वाई जेड इन टर्म्स को एक्स वाई जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको इन तीनों इक्वेशंस में ही ये फैक्टर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। साइन थीटा साइन फाई इसमें है, कोस थीटा इसमें है, साइन थीटा कोस फाई हमारा इस इक्वेशन में है। तो अगर मैं साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो मेरी इक्वल आ जाएगी एक्स वाई आर के। ध्यान से
मतलब दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद बाकी दो आप कर लेना। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन कोस फाई है, आर साइन थीटा कोस फाई है। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे एज्यूम कर लो। इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा कोस फाई है, मुझे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा कोस फाई की वैल्यू मैं किसी तरह से ले आऊं, तो साइन थीटा कोस फाई की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगी, साइन थीटा कोस फाई विच इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो ये इक्वेशन हमारी इक्वल आ जाएगी एक्स बाय आर के। यहां से अगर मैं साइन थीटा साइन फाई की बात करूं, तो साइन थीटा साइन फाई मेरा इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, और इस इक्वेशन से मेरे साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय आर, एक x बाय आर, और कोस थीटा यहां पर भी कोस थीटा है, तो यहां से मेरे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, z बाय आर। समझ आई? हमने जस्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन को यहां पर यूज किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बट इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगे, तो हमारे लिए रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। तो इनको हम इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो इक्वेशंस थी हमारे पास, उनकी हेल्प लेंगे, और वहां से मेरा साइन थीटा कोस फाई एक्स बाय आर के, साइन थीटा साइन फाई वाई बाय आर के, और कोस थीटा मेरा जेड बाय आर के इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशंस हमारी क्या क्या इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको मैं अगर साई वन, चलो साई वन नहीं, इसी फॉर्म में रखो, यहां से ये मेरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, रूट 3/4 इंटू 4 पाई इंटू एक्स बाय आर। यहां से इक्वेशन मेरी इक्वल आएगी इंटू वाई बाय आर, और ये इक्वेशन मेरी इक्वल आएगी इंटू रूट 3/4 पाई इंटू जेड बाय आर। और देख लो बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस आई हैं, इसमें x है सिर्फ, इसमें y है और इसमें z है, तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बन गई हैं, जिनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ इस पे लगा रही हूँ, ये हमारा ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको मैं रिजल्ट्स को यहां लिख देती हूँ, फिर इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरी आई है, जो कि हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन से लगा लो आई थी, रूट 3/4 पाई इंटू एक्स बाय आर। सेकेंड इक्वेशन आई है, इसको आप जब एग्जाम में लिख रहे होगे तब यहाँ पर प्रॉपर नाम देके लिखना। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 3/4 पाई, क्या नेमिंग, जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन किया ना, तो यहाँ आगे लीनियर कॉम्बिनेशन वाली टर्म लिखोगे, लिख ही देती हूँ मैं ही, 1/√2 +1 प्लस -1, ये आपकी रूट 3/4 पाई एक्स बाय आर, इसके इक्वल आया √2 +1 -1 इज इक्वल टू रूट 3/4 पाई वाई बाय आर। और जो हमारा साइज 0 आया था वो आपका रूट 3/4 पाई इंटू जेड बाय आर। आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक ये मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगी, 1/√2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारा e⁻⁵ प्लस e⁻⁵/2 जो है वो कोस फाई के इक्वल होता है, और उस इक्वेशन में हमारे पास 1/√2 तो ऑलरेडी था, हमें √2 और चाहिए था, तो हमने यहाँ पर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम 1 बाय 1 इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इन फैक्टर्स को, सपोज करो ये हमारा z एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस,
और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव जेड और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह से मेरे पास एक्सिस है। जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगते हैं, सबसे पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ, तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व किया गया, हमें एक डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। एंगुलर शेप हमारी क्या बता रही है, या एंगुलर वेव फंक्शन हमारा क्या बता रहा है, एंगुलर वेव फंक्शन हमें बता रहा है कि यहाँ साथ में आर आर भी है भाई, आर आर सभी में, एनएल इसमें भी आर आर फंक्शन भी है, इसमें भी हमारा आर आर फंक्शन भी है, क्योंकि कंप्लीट जो हमारे शेप बताता है वो दोनों मिलके बताते हैं, रेडियल वेव फंक्शन भी और आपका आइडियल वेव फंक्शन भी। तो इसमें हमने रेडियल वेव फंक्शन नहीं लिखा था, तो रेडियल वेव फंक्शन और आइडियल वेव फंक्शन सॉरी एंगुलर वेव फंक्शन दोनों को ही मिक्स करके जब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे हमें क्या चीज ऑब्जर्व हुई, हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलोंग, इसमें जेड और आर है ना, तो आर तो आपका कांस्टेंट, यहाँ पर सॉरी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर जेड एक्सिस इन्वॉल्व है। तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया तो उससे ये हमें मिला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अराउंड मिलती है और डंबल शेप में मिलती है। डंबल शेप कैसी, ऐसी शेप, कि उसे एक डंबल शेप मिली जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया, डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर मिली, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं नहीं मिलती है। तो इसने ऑब्जर्व यहां से इसकी शेप को ऑब्जर्व किया और कहा कि इसकी कैसी शेप है, डंबल शेप है, और डंबल शेप के साथ साथ इसको एक डेजिग्नेशन दे दी, इसको एक पहचान दे दी, इसको एक नाम दे दिया और क्या कहा कि ये मेरा पी जेड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी सारी की सारी जेड एक्सिस के अलोंग मिल रही थी और साथ के साथ डंबल शेप में मिल रही थी, तो नाम क्या दिया गया, पी जेड ऑर्बिटल का नाम दे दिया गया, पी जेड ऑर्बिटल, जो कि डंबल शेप का था। उसके साथ एक चीज और ऑब्जर्व की गई कि जहां पर जेड एक्सिस पॉजिटिव है वहां इस फेज का नाम पॉजिटिव कर दिया गया, मतलब इस फेज को पॉजिटिव फेज माना गया। जहां जेड एक्सिस नेगेटिव है वहां पर फेज नेगेटिव माना गया। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, या ये नहीं बता रहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। ये जस्ट पहचान बता रहा है, एक ही घर में दो बच्चे हुए हैं तो दोनों का हमें नाम रखना पड़ेगा, तो यहाँ जस्ट नाम रखा हुआ है कि एक ही टाइम पे अगर दो हमारे पास वो बनी है, लोब्स बोला जाता है इनको, सिंगल अकेले अकेले को लोब्स बोला जाता है, और कंप्लीट जब ये हो जाता है तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, डंबल शेप बना लेता है। तो डंबल शेप हमारी पीजेड की मिली। और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट फेज रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, फेज रिप्रेजेंटेशन, फेज रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा या कम नहीं बताता है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव ज्यादा या कम नहीं रिप्रेजेंट करता, ये जस्ट फेज को बता रहा है कि ये पॉजिटिव फेज में है, ये नेगेटिव फेज में है। तो जस्ट इस चीज को बताने के लिए कि न्यूक्लियस से एक लोब हमें पॉजिटिव फेज में मिलेगी, एक लोब हमें नेगेटिव फेज में मिलेगी। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद जब हम बात करेंगे वाई आर की, वाई बाय आर वाले टर्म की, तो यहाँ पर इसने क्या ऑब्जर्व किया, दूसरा शेप बना रही हूँ, ये पीजेड तो हमारा कंप्लीट हो गया। पीजेड के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जब इस ग्राफ मतलब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया तो क्या चीज ऑब्जर्व हुई, वही हमारी ये जेड एक्सिस, ये माइनस जेड, ये एक्स, ये माइनस एक्स, और ये हमारा वाई और ये हमारा माइनस वाई। तो जब इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया तो हमारी लोब मिली वही डंबल शेप में मिली, मतलब डंबल शेप उसको मिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डंबल शेप में होने के साथ साथ वो डंबल जो हमें मिला वो वाई एक्सिस के अलोंग मिला। और वाई एक्सिस के अलोंग में भी वही सेम चीज की गई कि जहां पर
अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स रखती है तो वहां पर उसकी लोब के फेस को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया, और जहां हमारी वाई एक्सिस नेगेटिव है वहां उसकी फेस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया, तो वहां उसका नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो वही सेम रीजन जो अभी हमने पीजेड के लिए एक्सप्लेन किया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा या कम होने को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव फेस बताता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव फेस एक तरह से उनका नामकरण है कि उनका नाम रख दिया बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमारा नाम दिया गया पी वाई ऑर्बिटल। वही सेम चीज कि ये एक डंबल शेप है, और सिंगल सिंगल की अगर आप बात करो सिर्फ इतने पार्ट की या सिर्फ इतने पार्ट की, तो वो हमारी लॉब्स हैं, मतलब 2 लॉब्स मिली और एक डंबल शेप मिली, इसकी मतलब शेप हमें डंबल मिली जिसकी 2 लॉब्स हैं। तो यहाँ से आपकी पी वाई की बात हो गई। इसी तरह से सिमिलर वे में पी एक्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन तो हमारी सेम ही है। तो जब हम पी एक्स की बात करते हैं तो px के केस में भी क्या हुआ, हमें डंबल शेप ही मिली, वो मिली पर हमें x के अलोंग, और ये हमारी x के अलोंग जो शेप मिली है ये हमारी z एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो ये अगर हमारी लोब x एक्सिस के अलोंग मिल रही है तो मतलब यार डंबल शेप जो है x एक्सिस के अलोंग मिल रही है, तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया px। तो हमारे पास 3 शेप्स आ चुकी हैं वैसे तो, मतलब इस यहाँ पर एक चीज, हाँ इसकी भी वही सेम चीज रहेंगी भाई, नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन और पॉजिटिव फेस रिप्रेजेंटेशन। राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस ली है, इधर हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन और पॉजिटिव फेस रिप्रेजेंटेशन, साथ के साथ शेप इसकी भी डंबल है, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी दोनों लोब्स में सेम रहती है। उसके बाद अब ये देखो, हमें 3 ऑर्बिटल्स मिले पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हमें मिले, 3 ऑर्बिटल्स मिले। इन तीनों ऑर्बिटल्स का की नेमिंग जिस एक्सिस के अलोंग वो मतलब लाई करते हैं उन्हीं के बेसिस पे दी गई। px जो है वो मेरा x एक्सिस के अलोंग लाई करता है, py y एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और pz मेरा z एक्सिस के अलोंग लाई करता है। तो यहाँ से हमारी नेमिंग उसी बेसिस पर दी गई, px, py और pz। इसका मतलब मेरे p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, px, py और pz। ये चीज आपने पढ़ी तो बहुत पहले से हुई है, 11th-12th क्लास में ही आ जाता है कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। बट उनको हम यही शेप क्यों देते हैं, तो उसका रीजन हमें आज मैथमेटिकल वे में पता चल गया है, क्योंकि जो इनकी इक्वेशंस आती हैं, वेव फंक्शन की इक्वेशंस आती हैं, तो वो वेव फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ हमें ऐसा देता है, वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा देता है। तो वहां से हमें पता चली कि इनकी शेप्स कैसी हैं, डंबल शेप है, तीनों की ही शेप कैसी है, डंबल शेप है, जिसमें 2 लोब्स होती हैं, जिसमें 2 लोब्स होती हैं, और डंबल हमारी पी सबशेल्स की शेप रहेगी तीनों ऑर्बिटल्स की ही। अब इसके बाद बात आती है कि क्या सारे ही पी ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है। सारे का मतलब क्या कि आप चाहे 2p की बात करो, चाहे आप 3p की बात करो, 4p की बात करूं या 5p की बात करूं, तो इनकी क्या सभी एक जैसे ही होते हैं? वो सभी एक जैसे नहीं होते, इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है। सपोज करो ये मैंने 2p बनाया, क्या बनाया मैंने 2p, अब मैं बना रही हूं 3p। इसके बाद अगर मैं बनाऊं 4p, थोड़ा सा साइज भी चेंज होगा, साइज चेंज कर लेना। ये अगर मेरा 4p है, ये मेरा 3p है, तो इसमें हमारे साइज चेंज हो जाते हैं भाई, ऐसे इनकी लॉब्स के साइज बढ़ा लेना। तो ये हमारा 4p को रिप्रेजेंट करेगा। उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा हमारी 2p की ही होगी, बट हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या नाम है, शेप जो है उसका साइज जो है वो मेरा 4p का ज्यादा होगा, बड़ा होगा, मतलब 3p से
बात करूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आपकी 2p की ज्यादा होगी, फिर उसके बाद हमारी 3p की कम होगी, 4p की बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। बट अगर हम साइज की बात करें तो 2p का साइज सबसे छोटा, फिर उसके बाद 3p का साइज, फिर हमारा 4p का साइज होगा। तो यहां से आपका p ऑर्बिटल हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे d ऑर्बिटल्स की शेप की। d ऑर्बिटल को भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही आपको एक्सप्लेन करना है जैसे हमने p ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल, पहले हमें ये देखना है कि कितने d ऑर्बिटल हमारे बनने वाले हैं और वहां पर हमारी क्या वैल्यूज हमें नहीं, यहाँ पे मतलब एंगुलर अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें क्या वैल्यू का कंसर्न है हमारा मेनली L वैल्यू का, कि L वैल्यू कितनी होगी और D के लिए आपकी L वैल्यू क्या होगी 2। L वैल्यू क्या होगी आपकी 2। अब आप L से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, M वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो M वैल्यू वही हमारी -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, 0, +1 और +2 हमारी ये वैल्यूज होंगी M की। इसका मतलब इसके कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनेंगे और उन 5 ऑर्बिटल के लिए हमें अलग अलग पहले पांचों के लिए वो वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है। जैसे हमने 3p ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे थे। तो अब हमें वैसे ही सिमिलर वे में d ऑर्बिटल के लिए भी रिजल्ट्स लिखने हैं और 1 बाय 1 हम उनके लिए करेंगे। वही L वैल्यू तो सभी के लिए सेम ही रहेगी। अगर आप d ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो, हमारी वैल्यूज कौन सी वेरी होने वाली हैं m वैल्यूज। तो m वैल्यूज में सबसे पहले हम 0 के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब रिजल्ट 0 का लिखेंगे, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का और सॉरी +1 का, +2 का, -1 का और -2 का। इनके रिजल्ट्स हम लिखेंगे 1 बाय 1 और फिर हम उनके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अब अगर हम वैल्यूज लिखेंगे इनके लिए 1 बाय 1, तो 0 के लिए अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो वही हम डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख रहे हैं। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, साइज 0 की अगर हम बात करें तो ये हमारा रिजल्ट दे रहा है R, यहाँ पर हमारा n वही फिक्स नहीं है बट L फिक्स है तो n2 और साथ के साथ हमारा रिजल्ट में साथ में क्या आएगा √5/16 3 cos square theta -1, 3 cos square theta -1। सिमिलरली -1 के लिए +1 के लिए हम पहले लिखते हैं। +1 के लिए अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो साई +1 का मेरा रिजल्ट आएगा RR N2 √15/8 sin theta into cos theta into e raised to power iota 5 -1 के लिए हमारा क्या रिजल्ट आएगा साई +2 के लिए लिख लेते हैं पहले। +2 के लिए साई +2 इज इक्वल टू RR N2 15/32 sin square theta e raised to power 2 iota 5। अब जब आप -1 के लिए लिखोगे तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट रहेगा आपका जो +1 के लिए रिजल्ट आया है। जस्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर -i/5 आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट हमारा इसका जो हमारा +1 का है वही सेम रिजल्ट आपका रहेगा। जस्ट यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा तो साई ऑफ -1 इज इक्वल टू RR N2 √15/8 sin theta into cos theta
साथ में इंटू में e रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू 5। फिर इसके बाद जब हम -2 के लिए रिजल्ट लिखेंगे तो वो हमारा +2 वाले के सिमिलर आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका साइन -2 जो है वो आपके इक्वल आएगा r ऑफ r n2 इंटू 15/32 पाई 15/32 पाई साइन स्क्वायर थीटा e रेज टू पावर सिर्फ वही डिफरेंस -2 आयोटा 5। ये आपके 5 रिजल्ट्स आएंगे कब? अगर मैं l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू ये मतलब वेरी करती है हमारी 0 1 2 -2 और -1। तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो जब मैं m की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरा रिजल्ट ये आता है। l की वैल्यू तो हमारी 2 फिक्स ही रहेगी पांचों केसेस में। जब मैं +1 वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा रिजल्ट ये आता है। जब मैं +2 वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा रिजल्ट ये आता है, और -1 पुट करती हूँ तो ये, और -2 पर ये रिजल्ट्स हमारे आए। पांचों रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं। इनमें भी देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी रियल है, बाकी सारी इमेजिनरी वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यू हमारी रियल है? सिर्फ ये वैल्यू हमारी रियल है, बाकी सभी के पास आयोटा वाली टर्म है। कहाँ है आयोटा? ये रहा आयोटा सभी में, e रेज टू पावर माइनस आयोटा की फॉर्म में या प्लस आयोटा की फॉर्म में। ये वैल्यूज सिर्फ ये वाले फैक्टर्स जो हैं इन इक्वेशंस को क्या बना देते हैं? इमेजिनरी बना देते हैं। जैसे आपने p ऑर्बिटल के केस में किया था, अगर हमारे इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं तो वो हमारी विजुअलाइजेशन में नहीं आ सकती। अगर विजुअलाइज नहीं किया जा सकता तो हमें इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो हमें इनको रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करते हो तो उसके लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन करना है किसका किसका? +1 एंड -1 का, +1 और -1 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा? एक बार इन दोनों टर्म्स को, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को, मतलब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, एक बार इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट ये तो हमारे 2 लीनियर कॉम्बिनेशन हुए। 2 लीनियर कॉम्बिनेशन और कौन से होंगे? एक बार +2 को और -2 को ऐड करना है, एक बार +2 और -2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे 4 लीनियर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। देखो कौन कौन से होंगे, यहाँ साइड में लिख देती हूँ। +1 प्लस -1, फर्स्ट वाला तो हमारा ABCD करके लिख रही हूँ। ए फर्स्ट हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, +1 में ऐड करना है -1 को। सेकेंड हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा +1 को में से सब्ट्रैक्ट करना है -1 को। और थर्ड हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा +2 को ऐड करना है -2 में। और फोर्थ हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा +2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 को। यहाँ पर हम 1/√2 फैक्टर नहीं लगा रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें, लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है उनको कंबाइन करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बट वहां पर हमारे पास √2 फैक्टर की कमी थी, इस वजह से हमने जस्ट √2 फैक्टर साथ में 1/√2 फैक्टर मल्टीप्लाई किया था ना p ऑर्बिटल में। बट यहाँ पर करने की नीड नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट में 8 है, 32 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 32 है। तो वो हमारा 2 यहाँ से मतलब बाहर निकाला जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कोई नीड ही नहीं है। तो अब इसके बाद जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद ये जो हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये सारे हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रियल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी अ रियल पार्ट, बट ये जो 4 है हमारे ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? अब रियल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? +1 और -1 के पर अपना लगाएंगे रूल, फिर उसके बाद +2 और -2 पर लगाएंगे। तो मैं लिख रही हूँ 1 by 1। देखिए फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रही हूं +1 प्लस -1, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं।
इज इक्वल टू, इसमें और इसको हमने ऐड करना है। ऐड करने के टाइम पे देखो ये वाले फैक्टर्स हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं। √15/8 आर तो है ही सिमिलर, बट साथ के साथ हमारा ये फैक्टर भी सिमिलर है 15/8 साइन थीटा साइन इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट बनेगा RR N2 √15/8 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो हुआ हमारा कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। इसके बाद यहां पर देखिए e⁻⁴ है, यहाँ माइनस i⁴ है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴ ये टर्म है। बट हमने एक इक्वेशन देखी थी अभी, मैंने p ऑर्बिटल के टाइम पे भी बताई थी, e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴/2 ये इक्वल होता है हमारे cos फाई के। किसके इक्वल होता है? cos फाई के। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन में हमें 2 चाहिए। अगर मुझे डिवीजन में 2 चाहिए तो मुझे ये फैक्टर यहां से लेना पड़ेगा, और 8 को आप क्या लिख सकते हो? ये टर्म लिख सकते हो। तो यहां से अगर आपको 2 टर्म से मतलब 2 चाहिए, दैट मीन्स आपको ये पेयर उठाना पड़ेगा। तो आप ये पेयर उठाकर यहां लिखोगे, तो यहां लिखने के बाद ये हमारा यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा? 2π 15/2π ये हमारा cos फाई के इक्वल होने वाला है। इस वजह से हमने ये फैक्टर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी ये कन्वर्ट। बट हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में चेंज हो रही है तो ये हमारा इक्वल होता है cos फाई के। तो यहां से ये टर्म हमारी cos फाई के इक्वल होने वाली है। पहले हम सेकेंड कॉम्बिनेशन और लिख लेते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है आपका? +1 -1। वही सेम चीज, ये फैक्टर तो हमारा कॉमन ही है। तो RR N2 √15/2π साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू e⁻⁴ माइनस e⁻⁻⁴/2 ये टर्म बची। ये हमारा फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारा सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं थर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रही हूं। थर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमें लिखना है वो कौन सा लिखना है? +2 और -2 को ऐड करके। तो ये चीज आप लोग साथ साथ नोट कर लो। थर्ड वन इज +2 और ऐड करना है हमें -2 के साथ, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके ये वाले फैक्टर फिर से आपका क्या है? कॉमन है, क्योंकि ये इसके पास भी है। तो यहां से आपका आएगा RR N2 √15/, वही सेम चीज आपको 2 × 2 का फैक्टर जो है निकालना है बाहर। तो उसके बाद यहां पर क्या रह जाएगा? 8π 8 4 32। तो आप 4 को बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ 8 रह जाएगा। तो साथ में साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ आपका फैक्टर आएगा ये वाला टर्म प्लस ये वाले टर्म e⁻⁴ प्लस आयोटा और माइनस -i⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमने यहां से टर्म ली है। इसके बाद जब हम फोर्थ कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब आप फोर्थ कॉम्बिनेशन लिख रहे होगे तो फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है? +2 वाला स्टेट माइनस -2 वाला स्टेट। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना? +2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 इज इक्वल टू RR N2 √15/8π साइन स्क्वायर थीटा e⁻⁴
प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन आपकी बन गई है। तो अब हमने चारों लीनियर कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने कहाँ से लिखे, जो हमारी इमेजिनरी इक्वेशंस आई थी वहां से हमने कुछ नए टर्म्स को जनरेट किया, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस करे उन इमेजिनरी टर्म्स के, और वहां से हम रियल टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और रियल टर्म के लिए हमें फिर से वही दो रिलेशन पता है, ई रेज टू पावर प्लस आयोटा फाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा फाई बाय 2 जो है वो मेरा इक्वल होता है कोस फाई के, और यहां से ई रेज टू पावर आयोटा फाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा फाई बाय 2 ये मेरा इक्वल होता है साइन फाई के। अगर ये रिलेशंस पॉसिबल है तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा कोस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन फाई। तो ये टर्म्स हमें जस्ट कन्वर्ट करनी है, यहीं पर कर रही हूँ कन्वर्ट, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप बनेगा, बट मैं यहीं पर रब करके लिख रही हूँ। तो ये बनेगा कोस फाई और यहाँ पर आएगा आपका साइन फाई, प्लस वाले फैक्टर की जगह कोस फाई, और जहां माइनस है वहां पर साइन फाई। और जब अगर यहाँ पर 2 आयोटा फाई माइनस 2 आयोटा फाई आ जाएगा तो कोस 2 फाई बन जाएगा, कोस 2 फाई, और यहाँ पर बनेगा साइन 2 फाई। अगर यहाँ पर साथ में 2 भी है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा कोस 2 फाई, और यहाँ क्या बनेगा आपका साइन 2 फाई। तो ये टर्म्स चेंज करो, ये बन गया हमारा कोस 2 फाई, कोस 2 फाई, और यहां बनेगा आपका साइन 2 फाई। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, वही पिछले वाले स्टेप्स जो आपने पी ऑर्बिटल के केस में किया था। आपने कहा था पहले इनको लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद लास्ट में आपके थीटा और फाई के फॉर्म में रिजल्ट बन गए हैं, बट हमें चाहिए किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर रिजल्ट है तो वो हमारे लिए ड्रॉ करना इजी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर एक चेंज करोगे कोस 2 फाई और साइन 2 फाई में, मैथमेटिकल चेंज है। देखिए कोस 2 थीटा आपने पढ़ा हुआ है सभी ने, कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसके इक्वल होता था, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और अगर यहाँ पर फाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा फाई, और यहाँ भी क्या आ जाएगा फाई। सिमिलरली आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2x का, 2 साइन x इंटू कोस x, ये दो रिलेशन आप सभी ने पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ पर फाई है फिर से, तो यहाँ आ जाएगा आपका फाई, और यहाँ भी आ जाएगा आपका फाई। अब इनको सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2 जब हमारा अंदर ये अभी तो यही लिख देती हूँ, चलो 2 साइन फाई कोस फाई। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक लेंथी है, अपना ध्यान से करते जाना, कहीं पर मिस्टेक मत करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा से देख लेना। पर ये टर्म मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है जो कि आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो, 10th 11th क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो कोस 2 फाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये बना हमारा रिजल्ट। अब इसके बाद अब आप क्या करो, जो हमारी 5th रिलेशन थी ना, जो ऑलरेडी रियल पार्ट था, वो भी साथ में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनको साथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी 5th रिलेशन क्या थी, साई 0 वाली, वहां पर हमारा रिजल्ट आया था रूट 5/16 पाई 5/16 पाई 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रिलेशन थी। अब ये सारी की सारी टर्म्स, पांचों की पांचों रिलेशंस जो है हमारी, वो सारी रियल पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। किनसे, इमेजिनरी पार्ट से। ये तो हमने 4 तो है जो इमेजिनरी पार्ट
पार्ट से रियल पार्ट में कन्वर्ट किए हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये फिफ्थ हमारी ऑलरेडी रियल पार्ट थी। तो अब इन सभी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, दैट मींस एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट करना है। तो एक्स वाई जेड में हम कन्वर्ट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमारी रिलेशन होती है, उन्हीं की हेल्प लेंगे। और क्या रिलेशन होती है वो आपकी अभी बताई भी थी मैंने पी के केस में। क्या होंगी, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और आपका z किसके इक्वल होता है, वो होगा आपका r कोस थीटा के। अब इन्हीं रिलेशंस को, इन्हीं तीन रिलेशंस को यूज करना है हमने, और इन थीटा और फाई वाले टर्म्स को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट कर रही हूं। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, कोस थीटा दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा, तो ये रही हमारी रिलेशन। और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू जेड बाय आर के। तो जेड बाय आर कोस थीटा के इक्वल है, तो कोस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन हुआ। जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से मैं इस इक्वेशन, मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है में टर्म है, इसको हम बाहर अगर लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई है सिर्फ जेड स्क्वायर के फॉर्म में। जो हमारी ऑलरेडी रियल पार्ट थी तो उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए आप जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। कैसे, ये जो 2 है ना, इसको तो सबसे पहले आप इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओ। स्क्वायर रूट की ये मल्टीप्लाई में नहीं है, कभी इसको मल्टीप्लाई में समझो, ये हमारा एनएल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जब हम इसको अंदर लेके आएंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा सिर्फ 2 पाई, 4 8 जा 4 2 जा 8 पाई, 8 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर कट होके 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई और कोस फाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सेपरेटली। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई इंटू कोस फाई, यहां पर इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा साइन फाई, एक और साइन थीटा बचा, यहां पर लिख दो उसको साइन थीटा कोस फाई, और ये साइन थीटा साइन फाई। ये दोनों रिलेशंस हमारे पास हैं, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई। साइन थीटा साइन फाई है, वहां पर हमारा वो इक्वल हो जाएगा वाई बाय आर के। तो ये टर्म मेरी इक्वल हो जाएगी फर्स्ट वाली टर्म वाई बाय आर के इंटू कोस फाई साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई मेरा इक्वल होगा एक्स बाय आर के। तो यहाँ इंटू में एक्स बाय आर, तो मेरी ये रिलेशन मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। समझ आया क्या किया है, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में लिखा, और हमें पता है साइन थीटा साइन फाई जो कि इक्वल होता है वाई बाय आर के, और यहाँ पर कोस थीटा या साइन थीटा कोस फाई वो हमारा इक्वल होता है आपका एक्स बाय आर के। उनकी वैल्यूज पुट करी और एक्स वाई बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स हम इसकी जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स वाई बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई बाय आर स्क्वायर। जो भी हम कर रहे हैं मैथमेटिकल रिलेशंस, इनको रिपीट करने का टाइम नहीं है, बहुत लेंथी आपकी ये हो जाएगी वीडियो, तो इसके लिए आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रिलेशन। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस
फाई, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और साइन स्क्वायर थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ साइड में लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए कर रहे हैं हम सॉल्व, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। इस स्टेप में मैंने जस्ट इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कोस फाई का होल स्क्वायर, एक तरह से मतलब साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई का स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो आर का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, कोस का भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मेरा इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इक्वल हो गई। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई इसी तरह से वाई स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगी बिल्कुल सिमिलर वे में, तो वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां से अगर मैं 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये टर्म मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, ये यहां लिख देते हैं 1 बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इस टर्म को। तो यहाँ इसकी जगह मैं वैल्यू अगर पुट करूं तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ 1 बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर सॉल्व होके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। तो ये तीन हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। ये इक्वेशन भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अब है नेक्स्ट हमारी ऊपर वाली दो, ये तो बहुत सिंपल है, इनको तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है आपके लिए। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन फाई। अब देखो अगर मैं साइन थीटा साइन फाई को साइन थीटा यहां कर देते हैं, साइन थीटा साइन फाई इंटू कोस फाई कोस थीटा, ये तीनों टर्म्स है ना, साइन थीटा है साइन फाई है और कोस थीटा है। कोस थीटा तो जहां पर भी है, इनमें तो दोनों में है नहीं कोस थीटा, यहां तो क्या है सिर्फ साइन थीटा और कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई, जहां पर भी कोस थीटा आपको दिख रहा है उसकी तो वैल्यू क्या होगी जेड बाय आर, तो इसकी वैल्यू तो हमारी हो गई जेड बाय आर। ये जो बचा साइन थीटा साइन फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी वाई बाय आर, तो यहां से इसकी वैल्यू हो गई वाई बाय आर, तो यहां से मैं इसको लिख सकती हूँ वाई जेड बाय आर स्क्वायर, वाई जेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी वाई जेड बाय आर स्क्वायर। आपको जस्ट करने में टाइम लग रहा है, बहुत सिंपल है, तीनों चारों जो भी हमने सॉल्व की हैं सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा ही इनको मैथमेटिकली अरेंज करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अब फर्स्ट वाली की बात करते हैं, साइन थीटा कोस फाई और साथ में हमारा है कोस थीटा, यही तीन टर्म्स हैं, साइन थीटा कोस थीटा और कोस फाई। तो साइन थीटा कोस थीटा और कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई एक्स बाय आर के इक्वल, तो ये हो गया हमारा एक्स बाय आर के इक्वल, और कोस थीटा हमारा जेड बाय आर के इक्वल, तो ये हो गया हमारा जेड बाय आर, और इसको सॉल्व करके लिखोगे तो एक्स जेड बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी जगह क्या वैल्यू आ गई एक्स जेड बाय आर स्क्वायर, एक्स जेड बाय आर स्क्वायर। अब हमारा इसका काम हो गया कंप्लीट। पांचों की पांचों इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। इसके पास एक्स जेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
इसके पास yz है, इसके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके पास xy है और इसके पास z स्क्वायर है। तो उसी के बेसिस पर इन्हीं एक्सिस के अलोंग हमारे ये जो भी हम मतलब इन इक्वेशन के बेसिस पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये हमारे अलग अलग से ऑर्बिटल बनने वाले हैं डी के। तो डी ऑर्बिटल जो है इनके नेमिंग इन्हीं के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या जो इनके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसी के बेसिस पर इनकी नेमिंग की गई है और उन्हीं के अलोंग या इन बिटवीन हमारे ऑर्बिटल्स इनके ड्रॉ होंगे। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट नेमिंग बता रही हूँ पहले कि किसकी नेमिंग क्या है। आप नेमिंग के बेसिस पर ही, क्योंकि अब हम जब ड्रॉ करेंगे ना ये ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको कहूंगी, जिस भी ऑर्बिटल का नाम लूंगी मैं आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई मैं उस ऑर्बिटल का नाम ले रही हूँ तो उस एक्सिस में हमारे पास वही मतलब उस इक्वेशन में हमारे पास वही एक्सिस इन्वॉल्व थी। तो इसका नाम, इस वाले ऑर्बिटल का नाम जिसके पास ये इक्वेशन है मतलब वेव फंक्शन जिसका ये है, उस वेव फंक्शन वाली ऑर्बिटल का नाम डी जेड स्क्वायर रखा गया। क्या रखा गया? डी जेड स्क्वायर। तो हमारा एक ऑर्बिटल हुआ डी जेड स्क्वायर। इसके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब देखेंगे इन बिटवीन द एक्सिस आने वाले हैं या अलोंग द एक्सिस, बट ये हमारे पास डी एक्स वाई मतलब एक्स वाई ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटल नहीं सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ इसका नेम रखा गया डी एक्स वाई क्योंकि इसमें एक्स वाई इन्वॉल्व है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है तो इसका नाम रखा गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक आपका यहाँ पर वाई जेड इन्वॉल्व है तो यहाँ पर नाम रखा गया डी वाई जेड और इसके पास एक्स जेड इन्वॉल्व है तो यहाँ नाम रखा गया डी एक्स जेड। तो आपके 5 ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट करके उनके और फिर उनकी नेमिंग उन्हीं के बेसिस पर करी है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये डी जेड स्क्वायर को इन्वॉल्व कर रहा था, ये एक्स वाई को, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड को और ये एक्स जेड को। तो अगर हम पांचों की नेमिंग देखें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे 5 ऑर्बिटल बने हैं डी के। 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स। अब 1 बाय 1 हमें इनकी शेप डिस्कस करनी है और शेप के लिए भी हमें इन इक्वेशंस को माइंड में रखना है कि हम इन इक्वेशंस मतलब किस बेसिस पे हम शेप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि एक वेव फंक्शन है, उसी के बेसिस पर ही हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब कैसे कैसे आएगी देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं हम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब आपने ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, 11th क्लास से ही पढ़ लिया था, तो ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई थी, बट इनके शेप्स हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं वो आज आप पढ़ रहे हो। जैसे आपने पी ऑर्बिटल के लिए पढ़ा, हमने शेप्स किस बेसिस पर डिसाइड की थी, पी की, पी एक्स, पी वाई और पी जेड में हमने ये चीज ऑब्जर्व की, इक्वेशन में देखा, वेव फंक्शन में देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, इसी वजह से एक्स के अलोंग एक लॉ बनी, वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व था तो वाई के अलोंग एक लॉ बनी, लॉ नहीं सॉरी डंबल बना, डंबल शेप बनी। और जब जेड एक्सिस इन्वॉल्व थी तो वहां पर सॉरी जेड कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व थे तो अब हमारी जेड एक्सिस के अलोंग एक डबल शेप बनी थी। अब यहाँ पर आपको देखना है एक्स वाई इन्वॉल्व था, डी एक्स वाई नाम दिया, वाई जेड इन्वॉल्व था, वाई जेड नाम दिया, जेड एक्स इन्वॉल्व था, जेड एक्स नाम दिया, डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने नाम दिया है, और जेड स्क्वायर इन्वॉल्व था तो हमने जेड स्क्वायर नाम दिया। अब इनकी देखते हैं शेप कैसी कैसी बनी। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये अगर हमारी वाई एक्सिस है,
सिर्फ दो दो ही एक्सिस बना रही हूँ, तीनों एक्सिस को भी चलो तीनों ही बना लेते हैं। नेमिंग मैं अपने बेसिस पर दूंगी कि मेरे लिए सुटेबल रहे बनाना, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। तीनों में 90 तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमारा तीनों एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो आप किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये नीचे बना देते हैं थोड़ा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं dxy की। dxy ऑर्बिटल को, जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आई, जो इसका वेव फंक्शन आया dxy का, उस वेव फंक्शन की इक्वेशन को जब हमने मैथमेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वो हमारे पास कुछ ऐसा आया। x और y एक्सिस के इन बिटवीन स्लोप मिली। हम एक एक ही मतलब ये दो दो एक्सिस ही बना के दिखा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि थर्ड एक्सिस इनके बीच में इन्वॉल्व ही नहीं होती। आप बनाने को तो थर्ड एक्सिस रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती, तो हमारा दो में काम चल जाएगा क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही इसमें हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिली? इन बिटवीन दी एक्सिस दो लोब मिली हमारी dxy में। dxy में दो लोब मिली हमें इन बिटवीन दी एक्सिस। तो यहाँ पर ये dxy है क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में हमें लोब मिल रही है। और इसमें फिर इसके बाद फेस रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो जहां जहां पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट है वहां तो हमारी जो लोब की फेस रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे फेस हमारा पॉजिटिव माना गया, और जहां पर ऑपोजिट मतलब वो हो रहे हैं क्वाड्रेंट्स में, जैसे सिमिलर ये एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है, यहाँ वाई नेगेटिव अगर है, तो जहां जहां अगर दो पॉजिटिव एक्सिस के बीच में लॉब मिली है, ये एक लॉब हुई ना। मैंने आपको पी में भी बताया था कि अगर हम इसको पूरे को हम डंबल बोलते हैं, इसको सिंगल को हम लॉब बोलते हैं। अगर हमारी लॉब पॉजिटिव एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी फेस रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करा गया। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में है और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव के बीच में है। सेम हमारे एक्सिस के मतलब चार्ज जो है एक्सिस पर वो अगर सेम है तब हमारा पॉजिटिव वैल्यू रखा गया, और जब हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है तो वो फेस रिप्रेजेंटेशन हमारा नेगेटिव से किया गया। सेम चीज अगर आप dYz को मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें भी YZ एक्सिस के बीच में हमें लॉब्स मिली हैं, और मतलब दो डंबल इसमें मिलते हैं। सेम हमारा फेस अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो फेस रिप्रेजेंटेशन जब पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तब हमारी पॉजिटिव, और या फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट है तब हमारी नेगेटिव। पर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन सभी इन तीनों में ही मैं एक बार तीनों ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में या तो दोनों पॉजिटिव होती हैं एक्सिस या दोनों एक्सिस नेगेटिव होती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव एक्सिस होंगी या दोनों नेगेटिव एक्सिस होंगी। और आपके सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एक्सिस पॉजिटिव होती है, एक एक्सिस आपकी नेगेटिव होती है। तो अगर या तो दोनों एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तो हमारा फेस रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव से किया गया। और अगर हमारा ये इस तरह से है कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक्सिस के बीच में अगर लॉब बन रही है तो फेस रिप्रेजेंटेशन हमारा
नेगेटिव से किया गया, सेम चीज यहाँ पर भी, दोनों अगर सेम चार्जेस के बीच में लॉब बन रही है तो उस टाइम पे पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बीच में है तो हमारा नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गए आपके डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और ये आपका डी जेड एक्स। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में किस तरह से हमारे रिप्रेजेंटेशन मिली या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से मिली। डी एक्स वाई में एक्स वाई के इन बिटवीन दी एक्सिस हमारी दोनों डंबल मिले, और इसमें डी वाई जेड में वाई जेड एक्सिस के इन बिटवीन हमें लॉब्स मिली है, और डी जेड एक्स में हमारी जेड और एक्स के बीच में लॉब मिली है। अगर आपसे पूछे डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में कितनी नंबर ऑफ लॉब्स होती हैं तो 4 लॉब्स होंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डंबल होते हैं तो डंबल आपके 2 होते हैं, 2 डंबल शेप। इसको डबल डंबल शेप भी बोला जाता है। हमारे डी ऑर्बिटल्स की, इन तीनों डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डबल डंबल शेप होती है। उसके बाद अब हमारे ये तीनों कवर हुए, अब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स जेड स्क्वायर ये हमारे रह गए हैं, बाकी हमने कवर कर लिए। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर आप शेप की बात करो तो ये भी हमारा जस्ट एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ही इन्वॉल्व करता है, बट इसमें क्या डिफरेंस है डी एक्स वाई से, इसमें डिफरेंस है डी एक्स वाई में आपको इन बिटवीन दी एक्सिस लॉब मिलती हैं, बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऑन दी एक्सिस लॉब्स मिलती हैं। ये छोटी बड़ी हो गई। इस तरह से देख लेना, मतलब आपको मेनली ये समझ आना चाहिए कि भाई ऑन दी एक्सिस आपकी लॉब्स मिलेंगी। एक्स एक्सिस पर मिलेगी एक हमारा डंबल, एक डंबल हमारा वाई एक्सिस पर मिलेगा। अब यहां पर ये देखिए नेगेटिव एक्स। अब आपकी फेस रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी, फेस रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आप एक्स एक्सिस के अलोंग वाली लॉब को पॉजिटिव और वाई एक्सिस के अलोंग वाली लॉब को नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन करते हो। इसमें ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि पॉजिटिव पे आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव दे दें, नेगेटिव पे आ रहे हैं तो नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। उसमें उस केस में था कि अगर दोनों एक्सिस पॉजिटिव है तब हमारा पॉजिटिव से फेस रिप्रेजेंटेशन, और दोनों एक्सिस अगर ऑपोजिट रख रही है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारी फेस रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी कि अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग लॉब बन रही है तो हमारा पॉजिटिव फेस रिप्रेजेंटेशन, और वाई एक्सिस के अलोंग बन रही है तो नेगेटिव फेस रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी 4 ही फेस रहेंगे, और शेप इसकी कैसी है, डबल डंबल, डबल डंबल। तो आपका हुआ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर की शेप कैसी होती है आपकी, डी जेड स्क्वायर में आपकी तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं। एक्सिस तो यहां पर भी इन्वॉल्व है, बट जो हमारी शेप्स मिलेंगी वो जस्ट हमें दो एक्सिस के अलोंग मिल जाती है, इसीलिए हमें हमारा 2 से काम चल जाता है। यहाँ अगर एक्स और ये अगर हमारा वाई है तो डी जेड स्क्वायर की शेप कैसे होती है, एक आपको डंबल मिलता है जेड एक्सिस के अलोंग, एक डंबल मिलेगा जेड एक्सिस के अलोंग, एक बीच में कोलार मिलेगा आपका, एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिलती है, वो मिलेगी आपकी एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में आपको एक कोलार मिलता है या रिंग टाइप स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हो कोलार। ये कहां मिलेगा आपको, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में हमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलती है जिसको कि कोलार बोला जाता है, और एक हमारा डंबल शेप मिलेगी हमें जेड एक्सिस के अलोंग। और इसमें फेस रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, जो जेड एक्सिस के अलोंग लॉब है उसको हम पॉजिटिव फेस
रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई आपकी डी जेड स्क्वायर की शेप। अब कोई मेरे से ये पूछे कि मैम ये कैसे हुआ, कि ये शेप्स ऐसे ही क्यों आई, वो हमारी मैथमेटिकल स्क्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन मिली उनसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी आई है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखोगे तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऑन दी एक्सिस मिलती है, और अगर आप जेड स्क्वायर में देखोगे तो हमारी इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, और अगर आप डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की बात करते हो तो उनमें इन बिटवीन दी एक्सिस हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। तो यहाँ से आपकी डी की भी शेप सभी कंप्लीट हुई। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके डी भी तो मतलब 3D से स्टार्ट हो जाती है ना, थर्ड शेल से डी ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाता है। तो 3D 4D 5D की शेप्स में अगर हम बात करें तो क्या उनमें डिफरेंस होगा, 3D 4D एंड 5D की अगर आप शेप्स की बात करते हो तो उनमें क्या क्या डिफरेंस आने वाला है। तो 3D 4D 5D में यही डिफरेंस है कि शेप्स बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। डी हर एक डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर तीनों के पास है ये पांचों ऑर्बिटल, तीनों के पास पांचों ऑर्बिटल्स की शेप सिमिलर रहेंगी। बस डिफरेंस क्या आएगा, इसका साइज कम होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज के होंगे। इसका साइज 4D के केस में इससे बड़ा हो जाएगा, और 5D के केस में यहां लिख देते हैं 3D का साइज स्मॉल होगा 4D से, और 4D का साइज स्मॉल होगा 5D से। मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल आपके इंक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे आप नेक्स्ट शेल में कन्वर्ट होते जा मतलब शिफ्ट होते जाते हो। तो आपके नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से आपकी ऑर्बिटल्स की शेप में तो कोई चेंज नहीं आएगा, शेप तो सिमिलर रहेंगी, बट उनके साइज में डिफरेंस आ जाता है, उनके साइज जो है वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। इसके बाद आपकी बतानी रहेगी पी ऑर्बिटल के केस में भी नंबर ऑफ नोड्स हमने वहां पर डिस्कस नहीं किए, एस ऑर्बिटल में तो हमने कर लिए थे डिस्कस। तो नंबर ऑफ नोड्स की आप बात करते हो, हालांकि आपने रेडियल वाले कंसेप्ट में कर लिया था इस चीज को, बट यहाँ पर अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखाना है तो P के पास 2P 3P 4P मतलब P ऑर्बिटल जो है सेकेंड शेल से आना स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ हम इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स D की भी। 3D डी हमारा थर्ड शेल से आना स्टार्ट करता है, 3D 4D 5D तीन ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ नोड्स की बात करूँ जो कि आप कैलकुलेट करते हो n-l-1 से, तो यहाँ अगर हम नोड्स की बात करते हैं नंबर ऑफ नोड्स की, इसमें 0 नोड होती है, इसमें 1 नोड होती है, इसमें हमारी 2 नोड्स आने लग जाती हैं। इसी तरह से अगर आप D की भी बात करोगे तो 3D में आपकी 0 नोड्स, 4D में आपकी 1, 5D में आपकी 2 नोड्स आने लग जाती हैं। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ P ऑर्बिटल की ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। Px मान लो हमारे पास एक 2P का है, एक 3P का है, एक हमारे पास 4P का है। साइज इंक्रीज करेंगे, वैसे ये चीज ध्यान रखना। अभी के लिए मैं ऐसे बना रही हूं अपना सीएनसी करके बना देते हैं। इसके साइज से थोड़े से बड़े होंगे हमारे 3P, और 4P से भी बड़े होंगे। सपोज करो ये मेरा 3Px है, ये मेरा 2Px है, और ये मेरा 4Px है। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें दिखानी है तो नंबर ऑफ नोड्स के टाइम पे ये हमारी 0 नोड, इसको कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर इसी वे में दिखाना है। अगर हमारी 1 नोड है तो हमें यहाँ पर एक एरिया दिखाना है जिसमें कि हमारा नोडल सरफेस एरिया होगा, जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी 0। तो ये हमारा हो गया नोडल सरफेस एरिया। इसमें अगर हमारी 2 नोड है तो यहाँ एक एरिया ये रहा नोडल सरफेस एरिया, एक एरिया हमारा ये रहा नोडल सरफेस एरिया। इसका मतलब मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि दोनों लॉब्स में आपको दिखानी है नोड्स। इसके पास 2 नोड, इसके पास 1 नोड, और इसके पास कोई नोड नहीं है, 0 नोड,
इसी तरह से जब भी आप डी ऑर्बिटल्स के भी डिफरेंट शेप्स जब डिस्क्राइब करोगे पांचों ऑर्बिटल्स के लिए, जितनी नंबर ऑफ नोड्स है, इस तरह से आपको उसका नोडल सरफेस एरिया दिखाना है कि इस सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। इसके पास एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हमारा नोडल सरफेस एरिया है, इसके पास 2 स्पेस ऐसे हैं जहां पर नोडल सरफेस एरिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी 0 है। तो आज का आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू।